हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ पूनम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ओबीजी की थर्ड यूनिट, जिसका नाम है एम्ब्रियोलॉजी एंड फीटल डेवलपमेंट, भ्रूण विज्ञान या फिर भ्रूण का विकास। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले हम यह जानेंगे। द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या होता है कि किसी जीव की उत्पत्ति या फिर किसी जीव की विकास के बारे में हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी क्या होती है, स्टडी ऑफ द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट एंड पोस्टनेटल डेवलपमेंट। तो इसमें क्या रहता है कि जो ऑन्टोजेनी रहती है ना, उसमें हम पूरी कंप्लीट जीवन की स्टडी करते हैं, किसी जीव की, उसकी प्रीनेटल की, जन्म से पहले की और जन्म लेने के बाद की स्टडी करते हैं। उसे हम ऑन्टोजेनी बोलते हैं। और उसकी क्या ग्रोथ के बारे में भी हम इसमें ही अध्ययन करते हैं। तो ये हमारी हो गई ऑन्टोजेनी। नेक्स्ट है प्रीनेटल स्टेज। तो ये क्या होती है, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। तो इसमें क्या जन्म से पहले की अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं। देन हमारी पोस्टनेटल स्टेज। तो इसमें क्या रहता है कि ग्रोथ एंड मैच्योरिटी ए आफ्टर बर्थ। तो जन्म के बाद की उस जीव की कैसी ग्रोथ हो रही है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके बारे में क्या अध्ययन करना ही हमारा क्या रहता है, पोस्टनेटल स्टेज बोलते हैं उसी को, कि जन्म के बाद की जितनी भी हम बच्चे की या जीव की स्टडी करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम गेस्टेशन पीरियड या फिर प्रेगनेंसी का पीरियड। तो पहला हमारा जर्मिनल पीरियड। तो ये क्या होता है कि फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड वीक। जो प्रेगनेंसी का पहला और दूसरा सप्ताह होता है ना, उसको ही हम जर्मिनल पीरियड बोलते हैं। देन सेकंड है हमारा एम्ब्रियोनिक पीरियड। ये क्या होता है, फ्रॉम थर्ड टू 8 वीक। तो जो 3 से 8वें सप्ताह तक का जो पीरियड रहता है, टाइम रहता है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फीटल पीरियड। ये क्या होता है, फ्रॉम 9th वीक टू टर्मिनेशन एट प्रेगनेंसी। तो जो 9 सप्ताह से लेकर प्रेगनेंसी की समाप्ति तक, मतलब बच्चे के जन्म तक के पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, फीटल पीरियड बोलते हैं। ये तो हमारे हो गए प्रेगनेंसी के पीरियड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis क्या होता है, उसकी डेफिनेशन। तो oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एग स्टार्ट इन ओवरीज ऑफ द फीटस बिफोर बर्थ। तो oogenesis क्या रहता है कि किसी बच्चे के या फिर किसी भ्रूण के बनने से पहले ओवरी से ओवम या फिर एग का निकलना ही क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है। अगर भ्रूण बन जाएगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद क्या ओवरी से ओवम नहीं निकलते हैं, तो उससे पहले की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। अब हम पढ़ेंगे कि जो ओवम है, एग है, वो कहाँ से निकलते हैं, उसका प्लेस, जगह है। तो उसकी लोकेशन क्या है, ओवरी है। ओवरी से ही क्या ओवम निकलते हैं। तो हर मंथ में क्या रहता है कि दोनों ओवरी से एक साथ में ओवम नहीं निकलते हैं। एक मंथ में लेफ़्ट से निकलते हैं ओवम और एक मंथ में राइट से निकलते हैं। और हर एक ओवरी में एक ही ओवम बनता है। कभी ऐसे रेयर केस रहते हैं कि जिसमें 2 ओवम बन जाते हैं। तो ये हमारा था oogenesis। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ oogenesis के, कि इसकी क्या इसकी प्रक्रिया रहती है। चलिए पढ़ते हैं। oogenesis इज आ इंट्रिकेट प्रोसेस डेट अकर इन 3 डिफरेंट फेज। तो जो oogenesis बनने की जो प्रक्रिया रहती है, वो कितनी 3 फेज में कंप्लीट होती है। तो पहली हमारी है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें क्या रहता है, उसका विभाजन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा तो उसकी जो सेल्स रहती है उसका क्या होगा, विभाजन होगा। 2 से 4, 4 से 8, ये उसका मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। नेक्स्ट है ग्रोथ फेज।
फिर जब उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, तो क्या होगा, उनमें ग्रोथ होगी। ग्रोथ होने के बाद थर्ड है हमारी मैचुरेशन फेज। फिर क्या रहेगा कि उनका ग्रोथ होगी तो क्या होगी, वो मैच्योर होंगी सेल, इतनी मैच्योर होंगी कि किसी भ्रूण या बच्चे को बना सकें। तो ये हमारा था क्या, oogenesis के बारे में पढ़ा था। अब हमने नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या रहता है, उसकी परिभाषा। इसको हिंदू में हम शुक्राणु जनन भी कहते हैं। तो ये क्या है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विद इन द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसमें क्या रहता है, यह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हेल्प से स्पर्म या फिर गैमेट्स के डेवलपमेंट को स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस अकर इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो इसमें क्या है, यह प्रक्रिया टेस्टिस के जो शुक्रवाहिनियाँ रहती हैं या फिर सेमनीफेरस ट्यूबल्स रहते हैं, उनमें क्या होती है, कंप्लीट होती है ये प्रोसेस। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस बीइंग ड्यूरिंग पुबर्टी एंड ओनली व्हेन द इंडिविजुअल डाई। जो स्पर्म की प्रोसेस रहती है ना बनने की, वो क्या, जब कोई पर्सन एडल्ट हो जाता है तो तब से उसकी बनना स्टार्ट हो जाती है, और उसकी जब तक डेथ नहीं होती इंडिविजुअल की, तब तक ये प्रोसेस क्या रहती है, कंटिन्यू रहती है। नेक्स्ट है स्पर्म कैन कैरिंग हाफ ऑफ द जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन नीडेड टू फॉर्म ए न्यू ह्यूमन। तो इसमें क्या है कि स्पर्म अपने साथ आधी से ज़्यादा क्या जेनेटिक्स या फिर जीन इन्फॉर्मेशन या डीएनए अपने साथ रखता है, जो एक नई लाइफ या फिर नया जीव या फिर नया बच्चे बनाने के लिए सफिशेंट है। स्पर्मेटोजेनेसिस हैव 2 फेजेस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो कंप्लीट फेजेस होती हैं वो 2 में होती हैं। पहला हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, नेक्स्ट है स्पर्मियोजेनेसिस। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म कि स्पर्म की कैसी संरचना होती है, कैसा उसका डायग्राम होता है। तो आपको स्पर्म का फोटो दिख रहा होगा, तो जिसमें सबसे ऊपरी भाग होता है ना, उसको हम हेड बोलते हैं, जिसमें क्या डीएनए स्टोर रहता है, और ये कैसा अंडाकार रहता है, और उसका ऊपरी भाग कैसा चौड़ा रहता है। देन जो नीचे बीच का पोर्शन है उसे हम बोलते हैं बॉडी, जो क्या करती है स्पर्म में, उसमें क्या रहता है कि स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करती है। बॉडी के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और जो सबसे नीचे पूंछ की जैसा दिख रहा है ना टेल, वो किसके लिए, स्पर्म के लिए, किसमें गति करने के लिए आवश्यक होता है, कि जिसमें स्पर्म तेज़ी से भाग सके, गति कर सके, मुड़ सके, उसके लिए क्या ये टेल पूंछ बहुत महत्वपूर्ण होती है। नीचे इनके बारे में लिखा है हमने। तो पहला है हेड, द लार्ज हेड रीजन ऑफ द स्पर्म डेट कंटेन डीएनए। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जो उसका हेड रहता है वो कैसा लार्जर रहता है, बड़ा रहता है, अंडाकार और कैसा चौड़ा होता है, जिसके अंदर क्या कंटेन रहता है, डीएनए रहता है, जिससे क्या रहता है, माता पिता की जो इन्फॉर्मेशन जो रहती है ना, जीन्स वगैरह, वो ट्रांसफ़र करता है। तभी तो कहते हैं कि पिता का डीएनए बच्चे से मैच होता है। तो क्या है, ये जीन्स रहते हैं। नेक्स्ट है बॉडी, जो हमारा क्या मिडल पार्ट था स्पर्म का। तो द नैरो मिडल पार्ट ऑफ द सेल डेट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया। तो बॉडी कैसी रहती है कि ये सक्रिय रहती है, और इसके अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहती है, जो क्या स्पर्म को क्या एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे क्या स्पर्म जीवित रह सके। नेक्स्ट है टेल, टेल यहाँ पर पूंछ। तो ये क्या रहती है, द वेव लाइक मोशन ऑफ द फ्लेगम प्रोपेल्स द स्पर्म फॉरवर्ड। तो ये क्या करता है टेल, यह कैसी धागेनुमा संरचना रहती है, बिल्कुल पतली रहती है, जो कि स्पर्म को आगे जाने के लिए क्या मदद करती है, कि स्पर्म जल्दी से भाग सके, आगे को जाए, मूवमेंट करे, तो उसके लिए ये टेल हेल्प करती है। तो ये हमारा था स्पर्म के बारे में। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में कि निषेचन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे अब हम। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द स्पर्म ऑफ मेल एंड ओवम ऑफ द फीमेल मीट एंड फ्यूज। तो फर्टिलाइजेशन निषेचन क्या होता है कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम नीट माने मिलकर फ्यूज होकर क्या कहता है, फ्यूज होकर क्या ये प्रोसेस होती है, उसको हम क्या फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब एक मेल है उसका स्पर्म और फीमेल का ओवम मिलकर ये मिलने की प्रोसेस को ही हम फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहते हैं। आगे है ओवम हेप्लॉइड होता है और स्पर्म में क्या रहता है, हेप्लॉइड होता है। मतलब दोनों ही क्या है, एक कोष के होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या जाइगोट बनाते हैं, युग्मक। तो फिर ये कैसा हो जाता है, डिप्लॉइड हो जाता है। मतलब फिर दो ही कोष की हो जाता है। पहले ओवम भी एक कोष किए था और स्पर्म भी एक कोष किए था, मिलने के बाद ही तो डिप्लॉइड हुए ना, दो कोष किए, तभी तो उसके बाद फिर युग्मक बना, भ्रूण बनेगा, तभी तो बच्चा बनेगा। तो हमारी क्या फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन हो गई है। फर्टिलाइजेशन साइड के फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है निषेचन, तो इसमें क्या है, एम्बुलरी पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब, जो फैलोपियन ट्यूब रहती है उसका जो एम्बुलरी पार्ट होता है ना, उसमें क्या फर्टिलाइजेशन होता है। अब क्यों होता है इसका रीजन, फॉर 2 रीजन्स, इसके 2 कारण हैं। चलिए वो कारणों के बारे में हम जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। वैसे तो ओवरी में भी होना चाहिए था, यूटरस में भी, पर ऐसा क्या रीज़न है कि वो फैलोपियन के एम्पुलरी पार्ट में ही फर्टिलाइजेशन होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। पहला हमारा इट इज़ क्लोज टू द ओवरी। जो ओवरी होती है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है और उसका जो एम्पुलरी पार्ट होता है वो उसके क्या होता है, क्लोज, पास में होता है। देन सेकंड है इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। जो फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट रहता है वो क्या रहता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, जिससे क्या रहता है कि उसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आराम से हो जाती है और सेफली। तो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है। देन अब है मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन, इनके बारे में और इम्प्लांटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें से आपको कोई भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमारा था पार्ट 1, आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में।